नमस्ते। मैं जसवंत वर्मा राज्य आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्वागत करता हूँ। आज हम इस दूसरे सेशन में बात करेंगे भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास में उस सेक्शन की बात करेंगे, उस प्राचीन भाग की बात करेंगे जो भारत की प्राचीन सभ्यता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो प्रारंभ जो माना जाता है वह है हड़प्पा। हड़प्पा, वैसे तो इसकी जो जानकारी जो है हमें 1921 में ही हुआ, जिनकी औपचारिक घोषणा जो है 1924 के द्वारा किया गया। मगर वास्तविक में अगर देखें तो केवल उसी समय ही लोग इनको जान पाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पूर्व भी इस हड़प्पा के बारे में स्थानीय लोग बिल्कुल जानते थे। यहाँ अलग समस्या ये था कि उनको कोई विश्वास, उनको कोई मान्यता नहीं मिला था। अब आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता हुआ करता है, कैसे जो है उस प्रारंभिक चरण से लेकर के जो है उत्तरोत्तर एक चरम अवस्था तक कैसे विकसित हुए। वो लंबी दीर्घकालिक जो परिणाम था, प्रक्रिया था, वो क्या था। हड़प्पा वासियों का जीवन कैसा हुआ करता था, उनकी सामाजिक मान्यताएं किस प्रकार के हुआ करते थे, उनकी राजनीति क्या कोई व्यवस्था था, किस तरह की उनकी आर्थिक पद्धति हुआ करता था, उनकी धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं कुछ हमें जानकारी में है। इन्हीं सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। इनमें जो है सबसे पहले जो हिस्से होते हैं वह है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर। यदि आप कोई एग्जाम भी अगर देते हैं तो सामान्यतः या मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अकस्मात हुआ था या फिर लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया का ये परिणाम है। उद्भव जो है, ऐसे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में जो है कई प्रकार के अलग अलग विचार है, अलग अलग मत। अगर मुख्य रूप से अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है, क्योंकि वो देसी सभ्यता है, वहाँ कोई और विदेश से आया हुए लोगों के द्वारा निर्मित की वो सभ्यता नहीं है। ये हड़प्पा सभ्यता जो है, इनके उद्भव एक लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। वास्तव में अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो लंबी कई हजार वर्षों के जो है एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें हड़प्पा के उद्भव का जो प्रथम चरण है, जिनको हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के चरण के रूप में जानते हैं। प्रारंभ जो है यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, मगर लगभग इतिहासकारों में यह मत है कि लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के आसपास तक जो पहले चरण है, जो पहले चरण है वही वो चरण है जहां पर हड़प्पा सभ्यता की नींव रखा गया। हालांकि प्रारंभिक जो वासी है, हड़प्पा की जो प्रारंभिक जो वासी है वो वास्तविक में, वह वास्तविक में वह वास्तविक में वहां ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं, वहां ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं। मतलब यह कह रहा हूं मैं कि जो प्रथम चरण है, इसमें प्रथम चरण है जिनमें जो बस्तियां जो है छोटी छोटी बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां, इस तरह कुछ बस्तियां जो है तो वो छोटे आकार के हैं। वो नौपाषाणिक जो स्थल बस्तियां हुआ करते थे। नवपाषाण के समय जो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ था वो एक बदलाव के रूप में आया। यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता के विकास को आधार दिया। वो नवपाषाणिक संस्कृति के लोग धीरे धीरे उनकी गांव, उनकी बस्तियां थोड़ी बड़ी होती चली, वे शिल्प कला को और उत्तरोत्तर विकसित करते चले गए। उनकी कृषि और मजबूत होती चली गई। कृषि के उत्पादन अधिक होने की वजह से, कृषि में उत्पादन अधिक होने की वजह से उन उन कृषि उत्पादों का, शिल्पियों का
अलग अलग जो शिल्प की जो कला, जो वस्तुएं बनते थे, उनके व्यापार की एक प्रक्रिया शुरुआत हुआ। पशुपालन तो पहले से जानते थे, तो इस प्रकार से इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ नई नई बातें और जुड़ती चले गई, जिनकी वजह से जो छोटी छोटी बस्तियां जो है, छोटी छोटी बस्तियां जो है, जो नदी के किनारे हुआ करता था सामान्यतः, वही बस्तियां उनके आकार और बढ़ते चले गए। कस्बा, छोटी कस्बा से बड़ी बड़ी कस्बा और बड़ी कस्बा, धीरे धीरे जो है उन कस्बों में, बड़ी कस्बों में व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियां बढ़ती चली गई। लोगों के बीच आवाजाही की मात्रा बढ़ी, तो कस्बा में जो है कुछ इस तरह से लोगों का जो है आना जाना हुआ कि दूर दराज से लोग वहां पर अपनी वस्तुएं बेचने आने लगे, व्यापार करने आने लगे, जिससे वहां जो बड़ी बस्ती थी वहां धीरे धीरे उसमें कुछ नगरीय तत्व, नगर की जो विशेषताएं होती है उस तरह की वहां विकसित होनी शुरू हुई। और वही जो है एक लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया के बाद नगर के रूप में स्थापित हुए। तो एक तरह से यहाँ देखें तो सबसे प्रारंभिक चरण जो है वहां आरंभिक सभ्यता के चरण है, जिसमें कुछ बस्तियों में जो है, जो बेसिकली जो है वहां नौ पाषाणिक बस्ती थे, नौ पाषाण काल के जो ग्रामीण बस्ती थे, उनसे ही बड़े कस्बे का विकास हुआ और उसमें कुछ नगरीय तत्व का विकास और वहां से एक नगर। दूसरा चरण जो माना जाता है इस हड़प्पा सभ्यता का, वहां जो है, वहां जो है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के चरण। परिपक्व हड़प्पा चरण का जो मतलब यहाँ होता है, जो लगभग 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है ये। इसमें उन बड़े बड़े शहरों का, उन बड़े बड़े नगरों का एक विकसित स्वरूप स्थापित हो चुका था, जिनको हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुदड़ो जैसे नामों से जानते हैं। वो सब नगर इसी काल अवस्था में, इसी दूसरे चरण की अवस्था में, इस तरह मांदा से लेकर के अगर हम दाइमाबाद तक भी अगर देखें, आलमगीर पुर से लेकर के सुतका गंडोर तक भी अगर देखें, तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये पूरे क्षेत्र में जो बड़े जो वृहद नगर है, हड़प्पा हो चाहे वहां मोहनजो लोथल हो चाहे वहां कालीबंग हो, वो सब के सब नगर जो है इस परिपक्व चरण में नजर आते हैं। उसके बाद तीसरा चरण जो होता है, तो कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती या उनके पतन का चरण। क्यों? क्योंकि दूसरा चरण में जो हड़प्पा के जितने भी बड़े नगर थे वो अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुके थे। उसके बाद कुछ परिवर्तन का दौर आया अलग अलग कारणों से, तो धीरे धीरे इस उत्तर हड़प्पाई चरण में उनके नगरीय जो तत्व थे, नगरीय जो विशेषताएं थे, वो अब उनका क्षरण होने लगा, नगरीय विशेषताओं का क्षरण होने लगा। तो जिस प्रकार से ये तो हड़प्पा सभ्यता में नगरीय तत्वों का विकास हुआ लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया के अंतर्गत, वैसे ही जो बड़े जो शहर थे उन बड़े शहरों से धीरे धीरे वो नगरीय जो गुण थे वो धीरे धीरे जो है वो क्षरण होने लगे। और वहां अंतिम रूप से अगर देखे तो एक ग्रामीण बस्ती का ले लिया। कैसे ऐसे हुआ? एक लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम। तो इस प्रकार से यहाँ जो पहला जो कालखंड है, पहला जो सेगमेंट है, वहां क्या है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर उनकी काल, इस कालखंड की बात किया मैंने 3200 से लेकर लगभग 1300 ईसा पूर्व तक। हालांकि जो है, हालांकि ये अवधि जो है कई अलग अलग तरीके से बताए जा सकते हैं, मगर एक सामान्य वर्गीकरण का तरीका है ये। अब इसके बाद दूसरा जो हिस्सा होता है, वहां जो होता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का, वहां होता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जो है अपने हो सकते हैं पहले से आप जानते ही हैं, आप निश्चित रूप से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे,
मगर साथ में यहां भी जानना हमें आवश्यक है कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है एक ऐसी सभ्यता है जिनका क्षेत्रफल, जिनका क्षेत्र विस्तार, जिनका क्षेत्र विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के था, जिनका विस्तार भारत और पाकिस्तान के कई प्रांतों में थे। भारत और पाकिस्तान के कई प्रांतों में थे, जिनमें सबसे उत्तरी हिस्सा, सबसे उत्तरी हिस्सा जहां पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा माना जाता है, वहां है बांदा का नाम जरूर सुने होंगे आपने। वहां है मांदा का। और उसके साथ साथ इस मांदा ऊपर ही बिल्कुल ऊपरी क्षेत्र से, ऊपरी क्षेत्र से, ऊपरी क्षेत्र से यहां से लेकर के दाइमाबाद तक, आलमगीर पूर्वी क्षेत्र, आलमगीर, बांदा, वहां से फिर इस तरफ दाइमाबाद तक महाराष्ट्र में, वैसे ही इस तरफ, वैसे इस तरफ, ऐसी इस तरफ का गंदौर, यहां तक इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार आकृति में इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। ज्यादातर नगर इनके, ज्यादातर बड़े नगर जो है इनके नदी के किनारे हुआ करते थे। ज्यादातर नगर इनके नदी के किनारे हुआ करता था। सबसे उत्तर में बांदा, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, सबसे दक्षिण में दाइमाबाद, सबसे पश्चिम में सुतका गंदौर, यहां हुआ करते थे। इसके साथ साथ नदी के किनारे, नदी के सहारे, जैसे कि कालीबंगा की अगर बात करेंगे तो भी, पोथी की जब बात करेंगे तो भी, बिताथल की जब बात करेंगे तो भी, राखीगढ़ी की जब बात करेंगे तो भी, ये सब जो है, ये सब जो है ये घग्घर हाकरा नदी घाटी में के किनारे स्थित। वैसे ही, वैसे ही इस तरफ जो सिंधु नदी है उनके किनारे तो उस मोहन जोदड़ो है। वैसे ही रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, समुद्रों मोहनजोदड़ो के दूसरी तरफ है। ऐसे और भी कई स्थल है। गुजरात में रोजड़ी, लोथल, रंगपुर, देसलपुर, ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जहां से हमें कई प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो। सिनौली एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां भी हड़प्पा के कई साक्ष्य मिले हैं। प्रभास, पाटन, यहां तक कि द्वारका में भी हड़प्पा का विस्तार देखा। इस प्रकार से यहाँ जो है, यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बाद हम आगे देखते हैं इनकी मुख्य विशेषताओं, इनकी मुख्य विशेषताओं। हड़प्पा सभ्यता के विशेष विशेष बातें, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं जो है यहाँ अपने आप में जो है अद्वितीय है, अपने आप में अद्वितीय है। इनकी विशेषताओं को उनके उस समय के प्राचीन अवशेषों से जाना जा सकता है। उस समय के प्राचीन उनके उपयोग की जो वस्तुएं थे उनसे जाना जा सकता है। उनके लेख से, उनकी लेख आज भी अद्वितीय है। हालांकि अभी तक हमने उसके जो लेख, उनकी जो लिपि प्राप्त हुई है, हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, मगर यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है वह शिक्षित समाज हुआ करता। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि जो है उनमें एक ये जो सील मिला हुआ है, अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त ये सील है हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो। ऐसे ही ये मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का है। यहाँ कई खुदाई के स्थल है। ये उनके बाट, नाप के प्रयोग के लिए बाट है, वजन मापने के लिए। ये उनके आभूषण है। इस प्रकार से कोई गले का आभूषण तो कोई बाह का आभूषण। तो इनकी विशेषताओं में जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हड़प्पा सभ्यता का, वह ये है कि इसको बनाने वाले, इसके निर्माता कोई विदेशी नहीं थे। इसके निर्माता
देसी थे। स्थानीय लोगों ने जो है इस प्रकार के एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया। इसीलिए कहा जाता है यह जो सभ्यता है एक देसी सभ्यता। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत जो है वह है कि यहाँ नगरीकृत है, यहाँ नगरीकृत है। और इसमें जो नगरीकरण की जो अवस्था है समकालीन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, तत्कालीन जो तत्कालीन जो है उस तरफ अन्य जो सभ्यता है, चाहे वहां नील नदी घाटी में जो सभ्यता हो वहां, या इस तरफ मिसिसिपी नदी घाटी में हो उस तरफ। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो भारत में जो प्राचीन जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो नगरीकरण की जो अवस्था है वो थी अन्य सभ्यताओं की तुलना में वहां ज्यादा उत्कर्ष लिए हुए। कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां एक धातु युग की सभ्यता है। धातु का प्रयोग करना तो जानते ही है, वहां धातु कर्म भी जानते हैं, धातु कर्म भी जानते हैं। वो तांबे और टीन को मिलाकर कांसे बनाना जानते हैं। मतलब इनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है बहुत विकसित अच्छी अवस्था में है। इस प्रकार से यह जो सभ्यता है वह कांस्य युग की सभ्यता है। इसीलिए इनकी जो जीवन शैली में जो अलग अलग जो आयाम है से विकसित जो संस्कृति जिनको हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, तो इनकी विशेषताओं में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वहां है उनकी नगरी होना। इनकी नगर की योजना बहुत विशेष है। इनकी बस्ती, इनकी जो है नगर वो प्रबंधित नगर है, स्थापित नगर है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगरों को सोच समझ करके बनाया गया है, बसाया गया है। नगरों में इनकी जो सड़कों की जो संरचना है, सड़कों के किनारे नालियों की जो संरचना है, उस बड़ी सड़कें जो मुख्य सड़क है उससे छोटी सड़क, छोटी सड़क बड़ी बस्तियों तक, गलियों तक, इस प्रकार से अगर देखें तो सड़कों का जो विस्तार जो है एक जाल के जैसा फैला हुआ है उस पूरे नगर में, जो एक दूसरे को समकोण की तरह काटते हैं। ग्रिड पद्धति है। इनके भवन बहुत विशाल भवन है। कई जो है सार्वजनिक जो स्थल है वहां बहुत विशाल है। सार्वजनिक जो स्थल है जैसे कि इसमें जो विशाल अन्नागार इनका, विशाल स्नानागार इनका, ये सब जो भी किए हैं विशाल ही किए। वो बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं ये। जबकि इसकी तुलना में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर देखे तो उतनी बड़ी मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग जितनी की जो है हड़प्पा वासियों ने किया उन्होंने नहीं। इनके इनके जो कृषि और जो पशुपालन की जो अवस्था है वो बहुत ही उन्नत है। ये उन्नत कृषि करते हैं। पशुपालन भी जो है इनकी बहुत अच्छी है। पशुओं का उपयोग वहां कई प्रकार से करते हैं। वहां को बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, दूध, दही, इनकी भी आवश्यकता पूर्ति होती है। इनके साथ साथ बैल के रूप में कृषि में, वजन भारवाही पशु के रूप में, क्योंकि ये कई प्रकार के पशुओं को जानते हैं, ऊंट भी पालते हैं। यहाँ तक कि हाथी उनकी सील में प्राप्त हुआ है, ये उनकी सील में प्राप्त है। ये ऊपर उनकी कुछ लेख है, हालांकि इस लेख को प्राप्त नहीं अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है। ये सील में हाथी, इसका मतलब ये है कि उस समय इस तरह की जो है पशुपालन की व्यवस्था हो रहा होगा इस हड़प्पा काल में। इनके साथ साथ शिकार तो मानव जीवन का सबसे बुनियादी आधार रहा है। प्रारंभ में वो आज तक छूटा नहीं है। हड़प्पा भी उनको नहीं छोड़े। हड़प्पा के जो शिल्पकारी और जो कारीगरी है वो उत्कृष्ट हुआ करता था।
उनके मन के, उनके जो है विद्वान, चमकीले और मजबूत हुआ। आज भी जो है उनके साक्ष्य हमें मिलते हैं। उनके कई अवसर की शिल्पकारी की सब साक्ष्य है। ये उनकी शिल्पकारी और उनके उद्योगों का वो साक्ष्य है। उद्योग में कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। वस्तु की हालांकि जो है विनिमय पद्धति किस प्रकार का था उनका यहाँ बहुत स्पष्ट तो नहीं है, मगर निश्चित रूप से उनके मापने के जो है वजनी के लिए एक अच्छा व्यवस्था होता था। पूरे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में एक ही प्रकार की पद्धति का प्रयोग किए जाते थे। वो इस प्रकार के सील, बाट और माप का तरीका हुआ। इनके उद्योग कई प्रकार के उद्योग, मनके बनाने का उद्योग, उपकरण बनाने का उद्योग, आभूषण बनाने के लिए इस तरह के स्वर्णकार है, कोई ताम्रकार है, कोई कांस्य का। व्यापार और वाणिज्य जो है इनके केवल हड़प्पा क्षेत्र तक ही बस विस्तृत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके व्यापार और वाणिज्य, इनके व्यापार और वाणिज्य दूसरे सभ्यता के लोगों के साथ भी है। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया से जो है हड़प्पा सभ्यता के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं व्यापार के। अरब में बहरीन, तिलमुख नगर, कुवैत तक इस प्रकार से व्यापार होते थे। मतलब यह हुआ कि इनकी व्यापार की व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनमें कई प्रकार की वस्तुएं हुआ करते थे। ये कुछ आयात करते हैं, कुछ वो निर्यात करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा जानकारी प्राप्त होता है, साक्ष्य मिलता है कि वह चावल का उत्पादन बहुत अच्छा खासा करते थे। इनके इनके निर्यात में अनाज का भी बहुत महत्व था। इनके साथ साथ हालांकि यहाँ जो है क्योंकि तांबे जो है अधिक मात्रा में जो है इस हड़प्पाई क्षेत्र में प्राप्त नहीं होते थे। वहां दूर दराज अफगानिस्तान से लेकर के उधर ईरान तक, यहाँ तक कि गोल्ड, सोना जो है वो दक्षिण भारत की तरफ से भी आयात किया करते थे। तो इस प्रकार से आयात और निर्यात दोनों प्रकार की गतिविधियां हुआ करता था। इनमें समाज, इस वैदिक इस हड़प्पाई लोगों का जो समाज है वह बहुवर्गीय समाज हुआ करता था। क्योंकि उसमें व्यापारी वर्ग है, कहीं उसमें जो है जो शासक वर्ग है, कहीं उसमें श्रमिक वर्ग है। इस प्रकार से अगर देखें तो ये समाज इनकी क्या है, बहुत से वर्ग है। आम लोग हैं, व्यवसाय पर आधारित इनके वर्ग बने हुए हैं। ये साथ साथ इनकी धार्मिक मान्यताओं को अगर हम समझें, इनकी विशेषताएं, तो वहां जो है बहुत विविधतापूर्ण है। विविधतापूर्ण होने का मतलब ये है कि कई प्रकार के जो है, एक तो उनकी कलाकृतियां हैं, उनकी शिल्पकारी है जो हमें प्राप्त होता है उनके मृदभांड के रूप में, तो कुछ उनके सीलों में चित्र है। इस प्रकार से तो वो जो है वहां जो है कि सांस्कृतिक विविधता है। इनकी लिपि हालांकि आज तक उनको पढ़ा नहीं गया है, और वैसे धौलावीरा में तो बड़ी बड़ी अक्षरों से लिखा हुआ एक प्रवेश द्वार वहां प्राप्त हो। उनकी सीलों में इस प्रकार की उनकी लिपि है, इस प्रकार की उनकी लिपि है। इनके साथ साथ उनके धर्म के बारे में, क्योंकि हम उसकी लिपि में क्या लिखा हुआ है यहाँ तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो अगर हाँ, वहां जो हमें अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं से जानकारी मिलती है कि उनकी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनमें एक पुरुष देवता हुआ करता था जो मोहनजोदड़ो से मिला। एक पुरुष देवता, एक सिंह वाले देवता, सिंह वाले देवता। कुछ लोग उनको भगवान पशुपति नाथ कहे। स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह भी सबसे प्राचीनतम हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ।
यहां तक कि जो है एक मातृदेवी की जो मूर्ति है, एक मातृदेवी की जो मूर्ति है, वहां भी हमें प्राप्त हुआ है। कई स्थलों से जो है हमें अग्निकुंड मिला हुआ है, चाहे वहां लोथल हो, चाहे वहां कालीबंगा हो। इनके साथ साथ जो है कहीं पर अग्नि पूजा की साक्ष्य, तो कहीं पर नाग के साक्ष्य, तो कहीं पर बैल की साक्ष्य की पूजा के। प्रकृति के जो है बहुत अच्छे ये उपासक, वृक्षों की पूजा, केलों की पूजा, केलों केला की जो है पूजा, बेलों की पूजा, इस तरह की जो है इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। इनमें उनका जो मृतक संस्कार जो होता है, तीनों प्रकार के अगर देखा जाए, कुछ को दफना दिया जाता है, कुछ को जो है कलश में रख करके दफना दिए जाते हैं, कुछ को वो जला भी देते। इस प्रकार से जो है पूर्ण समाधान भी है, आंशिक भी है, और इस तरह से अंत्येष्टि। तो इस प्रकार से देखिए तो ये है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं कि उस समय उनमें विशेष क्या था। तो यहाँ जो हुआ, यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने इस सेशन में, जो दूसरा सेशन है भारत के इतिहास का, में हम डिस्कस। इसके अगले सेशन में जो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान्यताएं किस प्रकार का था, वो व्यवस्था किस पर था, हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।